हेलो फ्रेंड्स, आज से हम नए टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। एक नई सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक क्या है बोले, सीरीज बोलेंगे इसको। और सीरीज का नाम है, आप देख पा रहे हो मेरे बैकग्राउंड में, जस्ट कॉन्सेप्ट। जस्ट कॉन्सेप्ट में हम हर जो टॉपिक अब आगे की सीरीज में पढ़ेंगे उनको हम पूरी डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। आज जिस टॉपिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है लीवर हिस्टोलॉजी। नाम आपको क्लियर हो रहा होगा कि लीवर क्या है और हिस्टोलॉजी का मतलब क्या है। फिर मैं एक जनरल आइडिया के लिए बता दूं कि हिस्टोलॉजी मतलब हम एक सेल की पर्टिकुलरली स्टडी करते हैं डिटेल में जाके, उसको हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि डिटेल, ये हिस्टोलॉजी मतलब डिटेल स्टडी कर रहे हैं किसके बारे में, सेल के बारे में। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा लीवर है उसके अंदर जब हम बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, उसको कैसे कैसे काम करता है, कैसे डिटॉक्सिफिकेशन करता है, ये सब चीजें हम फंक्शन के पार्ट में पढ़ते हैं, फिजियोलॉजिकली पार्ट में पढ़ते हैं। लेकिन हम यहाँ पे जिस टॉपिक को हम डिटेल में देख रहे हैं वो हम हिस्टोलॉजी देख रहे हैं, यानी कि उसके कौन कौन से पार्ट हैं, कैसे वो दिखता है इंटरनली माइक्रोस्कोपिकली, और हम उनकी डिटेल में कैसे वो फंक्शन कर रहे हैं उसको भी हम थोड़ा थोड़ा फिजियोलॉजिकली पार्ट भी हम कवर करते हुए चलेंगे। अब हम बात करें हिस्टोलॉजी के बारे में, वो हमें पता चल गया। अब हम बात करते हैं जो हमारा लीवर है, इस लीवर के बारे में हमें ये पता है कि लीवर में फेसेस होती है, तो फेसेस भी बन गई। नेक्स्ट हम बात करें, इसको मेनली कवरिंग होती है इसके ऊपर। उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि जो ये ऑर्गन है वो हमारा इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन। इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन का मतलब क्या है? इंट्रा का पता आपको पता है, पेरिटोनियल मतलब ऐसी कवरिंग जो पूरे एब्डोमिनल एरिया को कवर किए हुए, हमारे 9 के 9 क्वाड्रेंट्स को जो कवर किया है उसको इंट्रा पेरिटोनियल लेयर बोलते हैं। उसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम पेरिटोनियल फ्लूइड होता है, जो कि आगे चल के अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाए तो उसमें हम पेरिटोनाइटिस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पेरिटोनाइटिस भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि जो ये लीवर है, तो हम बात कर लेते हैं इसके ऊपर की जो आउटिंग कवरिंग होगी उसको हम क्या बोलते हैं। सभी की आउटिंग कवरिंग को हम कुछ नाम देते हैं, तो उसका नाम कुछ होना चाहिए, इसको हम बोलते हैं पैराइटल। क्या बोलते हैं? पैराइटल। पैराइटल, पैराइटल क्या? पैराइटल लेयर, ठीक है। वही हम अंदर की लेयर को हम क्या बोलते हैं? हम सभी को पता है कि इसको हम बोलते हैं विसरल लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विसरल लेयर। तो ये दोनों चीजें हमारी क्लियर होगी, पैराइटल लेयर होगी, विसरल लेयर होगी। अब हम बात करें कि जब ये पैराइटल और विसरल जो लेयर है, इस पैराइटल और विसरल लेयर के बीच में कनेक्टिव टिश्यू इन्वेड करते हैं। इन्वेड का मतलब अंदर की तरफ जा रहे हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि कनेक्टिव टिश्यू का मतलब यहाँ पे क्या है? कनेक्टिव टिश्यू का मतलब हम यहाँ पे मान सकते हैं कोलाजन। कोलाजन के अलावा हम मान सकते हैं कि बहुत सारे मिनरल्स का एक्सचेंज होना होता है। हम ये बोल सकते हैं बहुत सारे माइक्रोफाइबर्स का एक्सचेंज होना पड़ता है। तो ये जो सारी चीजें हैं वो ये कनेक्टिव टिश्यू बॉडी के ऑर्गन के अंदर लेके जा रहा है और लेके आ भी रहा है। तो हम जो ये पूरा सिस्टम हो रहा है वो कनेक्टिव टिश्यू की वजह से हो रहा है। लेकिन इसी कनेक्टिव टिश्यू के पास एक स्पेशल टाइप का हम बोल सकते हैं एक लेयर है जिसको हम बोलते हैं ग्लिसन कैप्सूल। क्या बोलते हैं? ग्लिसन कैप्सूल। अब ये ग्लिसन कैप्सूल क्या चीज होती है? ग्लिसन कैप्सूल एक तरीके से आप बोल सकते हो पैराइटल और विसरल लेयर के बीच में कुछ इस तरीके का इन्वेशन होता है। कोई बड़ी बात नहीं, इसमें हमें कुछ इतना टेंशन लेने वाली बात तो है नहीं, ग्लिसन कैप्सूल होने दो। लेकिन जब इस ग्लिसन कैप्सूल के अंदर हम पहुंचते हैं तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि इस ग्लिसन कैप्सूल के अंदर बहुत सारे माइक्रो फाइबर्स होते हैं, ठीक है। इनको भी जाने दो। जब ये माइक्रो फाइबर्स के बारे में हम जब स्टडी करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं? सेंसिटिव होते हैं। अब ये सेंसिटिव हो जाने से क्या हो जा रहा है? जब ये सेंसिटिव होते हैं तो कभी भी जो प्रॉब्लम, जैसे आपने सुना होगा लिवर सिरोसिस, आपने सुना होगा हेपेटाइटिस, आपने सुना होगा बिलीरुबिन का जब बहुत ज्यादा बिलीरुबिन का बहुत ज्यादा लेवल बढ़ जाता है, इस सारी प्रॉब्लम्स में ये माइक्रो फाइबर्स बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं और इनमें बहुत ज्यादा पेन टाइप का होने लगता है। और जब इनमें बहुत ज्यादा पेन होगा तो ये पेन हमें बहुत ज्यादा महसूस होगा। इसलिए हम बोलते हैं कि जब भी हमारे कोई एब्डोमिनल ऑर्गन का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, या आप बोल सकते हैं कि लीवर में स्पेशली कोई पेन वगैरह हो रहा है, या लीवर की कोई ऐसी डिजनरेशन पावर हो गई, या लीवर खराब हो गया है, तो उस समय जो पेन होता है वो पेन इस वजह से हो रहा है क्योंकि वहां पे पाया जाता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर के साथ, सॉरी अंदर नहीं, उसके साथ पाए जाते हैं ग्लिसन कैप्सूल, और ये ग्लिसन कैप्सूल
एक तरीके से माइक्रोफाइबर्स हैं जो कि सेंसिटिव हैं, और इन्हीं सेंसिटिविटी की वजह से यहाँ पे क्या जनरेट होता है, पेन। तो ये हमने समझा कि इस तरीके से हमारी लेयर्स डिवाइडेड हैं और इस तरीके से यहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। अच्छा, कहीं कहीं इन माइक्रोफाइबर्स को हम इंट्रा कोस्टल फाइबर्स भी बोलते हैं। ठीक है, इंट्राकोस्टल फाइबर्स या हम बोल सकते हैं नर्व्स भी बोलते हैं, और यही इंट्राकोस्टल नर्व यहाँ पे पेन को जनरेट करवाते हैं। तो चाहे माइक्रोफाइबर्स बोल दो, चाहे इंट्राकोस्टल फाइबर्स बोल दो। जब हम इंट्राकोस्टल फाइबर्स बोलते हैं तो यहाँ पे हम स्पेशली नर्व्स को टारगेट कर लेते हैं, और माइक्रोफाइबर्स बोलो तब भी हमारी नर्व्स की ही बात हो रही होती है, और ये सारे सेंसिटिव होते हैं और ये पेन को जनरेट करवाने में इंडिविजुअली वर्क करते हैं। तो ये हमने समझा कि किस तरीके से इसमें लेयर्स डिवाइडेड होती है। नेक्स्ट हम बात करें कि जो हमारा लीवर है तो इसके अंदर सप्लाईज कैसे कैसे हमारी जा रही हैं, कौन कौन सी सप्लाईज इसमें जाती हैं, हमें ये सब कुछ पता होना चाहिए। तो हमने दो नाम तो सुने होंगे, एक का नाम होगा, क्या नाम होगा, हेपाटिक आर्टरी। एक जो हमारी सप्लाई है उसका नाम है हेपाटिक आर्टरी। एक और सप्लाई यहाँ पे होती है जिसका नाम भी आपने सुना होगा, जिसका नाम है पोर्टल वेन। क्या होता है, पोर्टल वेन। तो पहली हमारी हो गई हेपाटिक आर्टरी, दूसरी हमारी हो गई पोर्टल वेन। अब तीसरी हम बात करें कि यहाँ पे एक और इनर्वेशन होता है जिसको हम बोलते हैं बाइल डक्ट। क्या बोलते हैं, बाइल डक्ट भी हम यहाँ पे मिलता है। ये बाइल डक्ट क्या होता है, बाइल डक्ट क्या है, कि बाइल डक्ट वो एक इनर्वेशन है जो कि बाइल को सीक्रेट करे। हमने सुना होगा बाइल जूस, नाम सुना होगा, तो ये बाइल जूस इसी बाइल डक्ट के थ्रू इनर्वेट होती है। तो मेनली तो ये तीन सप्लाई है जो कि स्पेशली यहाँ पे काम भी करेंगे और इनका हम डिटेल में भी एनालिसिस भी करेंगे। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे कुछ सप्लाई और भी होती है जिसको हम बोल सकते हैं लिम्फेटिक सप्लाई, या बोल सकते हैं लिम्फेटिक डक्ट जो इस सप्लाई को करवा रही है। तो ये लिम्फेटिक डक्ट एक्चुअली उसका नाम पूरी तरीके से मैं पता मुझे कौन सी लिम्फेटिक डक्ट यहाँ पे काम करती है। तो मेनली यहाँ पे जो काम करती है उसका नाम होता है सीलियाक लिम्फेटिक डक्ट। क्या नाम होता है, सीलियाक लिम्फेटिक डक्ट, जो मेनली यहाँ पे काम कर रही है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे अब जब ये इतना बड़ा ऑर्गन है तो इसके अंदर बहुत सारे काम करने के लिए बहुत सारे हमें फाइबर्स की जरूरत पड़ेगी, या बोल सकते हैं बहुत सारी नर्व्स की जरूरत पड़ेगी जो यहाँ पे अपना इंडिविजुअल भी वर्क करेंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं इसके अंदर तो यहाँ पे कुछ नर्व्स वगैरह की सप्लाई होती है। मैं यहाँ पे इसको नीचे करके लिख दे रहा हूँ, इसको हम बोलते हैं हेपाटिक नर्व्स। क्या बोलते हैं, हेपाटिक नर्व्स। ये भी बात हमें समझ में आ गई, हेपाटिक नर्व्स बोल दिया। तो मेनली अगर हम देखें तो हेपाटिक आर्टरी इसके अंदर जा रही है, पोर्टल वेन इसके अंदर जा रही है, बाइल डक्ट इसके अंदर जा रही है, और इसके अंदर से सारा सीक्रेशन वगैरह जो कुछ भी मूवमेंट है वो हम समझ लेंगे। नेक्स्ट लिम्फेटिक सप्लाई भी यहाँ पे है, और एक सप्लाई जिसको हम बोलते हैं हेपाटिक नर्व की सप्लाई भी यहाँ पे, इनर्वेशन जो है वो यहाँ पे होता है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करें कि हेपाटिक जो हमारी प्लेक्सिस है, या बोल सकते हैं हेपाटिक जो हमारी नर्व है, इसको हम नर्व्स की जगह हम इसको क्या काम करते हैं, उसको हम प्लेक्सिस कर देते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेक्सिस। अब प्लेक्सिस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ नर्व को हम क्या बोलते हैं, प्लेक्सिस बोलते हैं। तो हेपाटिक प्लेक्सिस या हेपाटिक नर्व्स जो है वो यहाँ से इनर्वेट हो रही है, बॉडी के बाहर से इसको कंट्रोल किया जा रहा है। बॉडी के बाहर से मतलब हेपाटिक प्लेक्सिस का मतलब है कि जो नर्व्स हैं जो कि इसके अंदर जा रही है और इस ऑर्गन को चलाने में हेल्प कर रही है, ये मेनली दो तरीके से वर्क करती है। ऐसे कैसे काम करती है, पैरासिम्पैथेटिकली, और दूसरा आपको पता है कौन सा होता है, सिंपैथेटिकली। पैरासिम्पैथेटिकली और सिंपैथेटिकली। अच्छा, मेनली पूछा जाता है कि यहाँ पे कौन सी तरीके का काम होता है, पैरासिम्पैथेटिक वाले काम होता है या सिंपैथेटिक काम होता है। तो मेरा आंसर रहेगा कि इसमें दोनों तरीके का काम रहता है, सिंपैथेटिकली भी काम रहता है और पैरासिम्पैथेटिकली भी काम रहता है। लेकिन मेनली अगर हम बहुत बात करें कि दोनों का अगर काम रहता है तो इसको स्पेशली जैसे हमने यहाँ पे नाम दिया कि लिम्फेटिक सप्लाई है, तो लिम्फेटिक सप्लाई में कौन सी लिम्फेटिक डक्ट है, तो सीलियक लिम्फेटिक डक्ट का हमने नाम दिया। तो वहीं पे पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक की हम बात करें तो इन दोनों की जो सप्लाई यहाँ पे हो रही है, तो ये सप्लाई करवा भी तो कोई ना कोई रहा होगा।
तो यहाँ पे जो सप्लाई करवाता है उसका नाम होता है हमारा, यहीं पे लिख देता हूं, सीलियक, क्या बोल सकते हैं, सीलियक प्लेक्सस। क्या बोलते हैं, सीलियक प्लेक्सस। चलिए, सीलियक प्लेक्सस हमारा काम हो गया। अब ये सीलियक प्लेक्सस करवाता क्या है? तो अगर हम सीलियक प्लेक्सस की हम बात करें तो मेनली जो ये काम करवाता है वो करवाता है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन के अलावा यहाँ पे एक बहुत अच्छा काम जो होता है उसको हम बोलते हैं क्या, अब जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है तो मैं इसको रब कर दे रहा हूं। तो हम सीलियक प्लेक्सस तक पहुंच गए थे जो कि पैरासिम्पैथेटिकली और सिंपैथेटिकली वर्क कर रहा था। लेकिन अगर हम बात करें सीलियक प्लेक्सस स्पेशली कैसे काम करता है या सीलियक कैसे काम करता है, तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि सीलियक प्लेक्सस आगे चल के इसमें बहुत सारे गैंग्लियास, मतलब इसका जो इनर्वेशन है वो आगे चल के गैंग्लियास में बदल जाता है। और जो गैंग्लिया है वो हमें पता होना चाहिए कि सीनस के अंदर हम पढ़ते हैं, सीनस के आउटसाइड में जितना भी हमारा सेल बॉडी से इकट्ठी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, गैंग्लिया। तो हम बोल सकते हैं सीलियक प्लेक्सस जो है वो आगे चल के सीलियक हमारा जो प्लेक्सस बना हुआ था वो आगे चल के इसको ही गैंग्लिया के नाम से भी हम जानते हैं। क्या बोलते हैं, सीलियक गैंग्लिया भी हम इसे बोल सकते हैं। तो सीलियक पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिकली वर्क किया, सीलियक प्लेक्सस का नाम रखा। जब आगे इसका डेवलप हुआ तो इसको हम बोलते हैं सीलियक गैंग्लिया। और यही सीलियक गैंग्लिया दोनों तरीके से वर्क करता है। काम क्या करता है, तो पहला काम जो ये करता है उसका नाम है कि ये वर्क करता है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब क्या है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन मतलब जो वेसल्स हैं उनको हम कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं। और आपको पता होना चाहिए जब हम कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं किसी चीज को तो हमारी बॉडी में बहुत सारी चेंजेस आते हैं। जैसे कि ब्लड प्रेशर की अगर हम बात करें तो अगर वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है किसी वजह से, तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन क्या करता है कि वो ब्लड सप्लाई को स्पीडली कर देता है। मतलब हम किसी पाइप को अगर हम छोटा कर देंगे तो वो जो उसकी ब्लड सप्लाई वो बहुत तेजी से काम करेगी। उसी तरीके से वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन भी करवाता है। नेक्स्ट, पहला काम तो हो गया इसका वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन भी ये करवाता है। चलिए, तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये दूसरा काम ये क्या करता है। दूसरा काम ये जो करता है वो एक काम ये है कि ये एक प्रोसेस करवाता है जिसका नाम होता है ग्लाइकोजेनेसिस। क्या करवाता है, ग्लाइकोजेनेसिस। अब ये ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है, ग्लूकोज का बनना। ग्लूकोज का बनना, आपको पता है ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में स्टोर रहता है, लेकिन उस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज 1 फॉस्फेट और फिर ग्लूकोज का 1 फॉस्फेट में बदलना और उसके बाद उसको ग्लूकोज जो हमारी यूज्ड फॉर्म होती है उसमें बदलने को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस हम बोलते हैं। तो दूसरा काम इसका ग्लाइकोजेनेसिस भी हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, चलो ग्लाइकोजेनेसिस हो गया, ग्लाइकोजन बन गया, सारी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है, ग्लाइकोज बन गया, सारी चीजें क्लियर हो गई। अब जब ये प्रोसेस कंप्लीट हुई तो उसके बाद हमारा ये मेनली 2-3 काम इसके रहते हैं सीलियक गैंग्लिया के। तो हेपाटिक प्लेक्सस पर समझ गए, आपको सीलियक प्लेक्सस समझ गए, सीलियक गैंग्लिया के बारे में हमने समझ लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो हम इसके आगे के टॉपिक को देखते हैं और इसमें हम ये देखते हैं किस तरीके से ये जो हमारा सेल का स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से दिखता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो हमारा लीवर था, तो लीवर के अंदर आपको पता है हेक्सागोनल नाम टाइप के सेल पाए जाते हैं। तो इसी हेक्सागोनल जो सेल है उसको हम डिटेल में डायग्राम के थ्रू ये देखते हैं कि कैसे वो काम करता है या उसमें किस तरह। तो हम देख रहे थे कि ये जो हमारा लीवर है उसके अंदर ये सप्लाईज रहती है। मैंने उस डायग्राम को थोड़ा सा एक्सटेंड फॉर्म में बनाया, मैं इस डायग्राम को भी समझाऊंगा। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए था, अभी हमने जो टॉपिक कवर किया वो है कि पोर्टल वेन हमारे पास होती है, हेपाटिक आर्टरी होती है, बाइल डक्ट होता है, हेपाटिक प्लेक्सस होता है, लिम्फेटिक सप्लाई होता है। ये तो पावर सप्लाई हमने समझ लिया। लेकिन हम सबसे पहले बात करें कि ये जो हम इसको डिटेल में जान रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा जो लीवर है उसको हम उसकी हम हिस्टोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि लीवर के अंदर हमारा सेल जो हेक्सागोनल शेप का, जो मैंने अभी बताया था कि यहाँ पे एक शेल मैंने आपको बना के बताया था कि जो ये सेल है वो कुछ इस हेक्सागोनल शेप का टाइप का होता है। ये हेक्सागोनल शेप हमने थोड़ी सी बड़ी करके जूम करके आपको सामने रखी है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें कि अब ये जो हेक्सागोनल शेप है ये बना किसको है, इसको हम बोलते क्या है। तो हम सबसे पहले इसका नाम रख देते हैं, उसका नाम क्या है, लीवर लोब्यूल। क्या बोलते हैं, लीवर लोब्यूल, तो बोल सकते हैं लीवर का एक सेल। अभी तक आपने इसे सुना होगा कि लीवर के अंदर हेपाटोसाइट सेल है, बात आपकी बिल्कुल सही है। पर इस लीवर लोब्यूल के अंदर जो हेपाटोसाइट सेल्स होते हैं वो एक्चुअली होते कहाँ पे, पहले हमें ये पता होना चाहिए कितने परसेंट में होते हैं।
तो लीवर लोब्यूल जो हमारे हेपाटोसाइट सेल्स होते हैं वो करीब करीब 80% के आसपास है, 78 to 80%। हम रफ अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा हुआ है, तो हम 78 भी बोल सकते हैं और 80% भी बोल सकते हैं, और राउंड फिगर हम 80% बोलते हैं। और यही हेपाटोसाइट्स हैं, बहुत स्पेशल वर्क करते हैं, इसको हम इसके बाद वाले डायग्राम में समझेंगे, लेकिन हम ये पहले पता कर लें कि हेपाटोसाइट्स होते क्या है। तो आपको ये जो बॉक्स टाइप के दिख रहे हैं, इस तरीके से आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ इतने एरिया में हेपाटोसाइट्स है, ये पूरे ही लीवर की लोब्यूल्स में पाए जाते हैं, और ये ग्रुप ऑफ ब्रांचेस में रहते हैं। मेनली 80% है, यानी कि पूरा लीवर लोब्यूल इनका ही बना हुआ है, लेकिन इनके साथ साथ कुछ सप्लाईज भी यहाँ पे होती है, उसके बारे में हम समझने के लिए डायग्राम बनाए। तो हमारे पास क्या क्या चीजें होटल में, ये 3 चीजें। अच्छा, एक और चीज मैं बताना भूल गया आपको कि ये जो तीनों सप्लाईज है जो लिवर के अंदर से आ रही है, इनको हम ट्रायड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रायड। अब ये ट्रायड क्या है? मतलब 3 सप्लाईज आ रही है, 3 को हम ट्रायड भी बोलते हैं। तो इसके अंदर भी हमारी सप्लाई जो जा रही है उसको हमने एक बंडल बना दिया, और बंडल को हमने क्या नाम रख दिया? ट्रायड, या फिर आप बोल सकते हो हेपाटिक ट्रायड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेपाटिक ट्रायड। यही हेपाटिक ट्रायड हम यहाँ बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये हेपाटिक ट्रायड हर तरीके से यहाँ पे मौजूद होते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर्कल टाइप का क्या है, तो ये सर्कल नहीं है एक्चुअली में। ये जो ट्रायड जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 3 सप्लाईज है, यही 3 सप्लाईज हर जगह से इस लिवर लोब्यूल के अंदर पहुंच रही है। चलिए, ये भी बात समझ में आ गई कि लिवर लोब्यूल्स के अंदर पहुंच रही है। तो इस लिवर लोब्यूल में वो क्या कर रही है वो हम समझते हैं, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि इसके जो सेंटर में है, जो आपको सर्कल दिख रहा है, वो एक्चुअली क्या है। तो इसको हम बोलते हैं सेंट्रल वेन। क्या बोलते हैं? सेंट्रल वेन। अब ये सेंट्रल वेन क्या चीज होती है कि जो सप्लाईज हमने यहाँ पे दी, इसके अंदर गई, लिवर लोब्यूल के अंदर गई, ये सारी सप्लाईज अलग अलग जगह पे अपना फंक्शन करके, जो कि हम अगले स्लाइड में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमें ये समझना चाहिए कि ये सारी सप्लाईज इसके अंदर से इनर्वेट हो रही है, और अलग अलग जगह पे जहां पे ड्रेन हो रही है, उस पार्ट का नाम क्या है? हमारा सेंट्रल वेन। क्या बोला? सेंट्रल वेन। अच्छा, तो हम ये सेंट्रल वेन हमने माना, ये सेंट्रल सप्लाई या सेंट्रल वेन हमने माना। अच्छा, इस सेंट्रल सप्लाई के अलावा और क्या क्या चीज होती है? तो आप यहाँ पे ब्लैक कलर के कुछ पार्ट्स देख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं साइनोसॉइड्स। क्या बोलते हैं? साइनोसॉइड्स, या फिर बोल सकते हैं बाइल साइनोसॉइड्स। ये बाइल साइनोसॉइड्स क्या है? ये जो हमारा जो बाइल डक्ट है, या जो अंदर इनर्वेट हो रही है, उसके अंदर छोटी छोटी जो कैपिलरीज टाइप की मिलेगी, उसको हम साइनोसॉइड्स बोलते हैं। ये साइनोसॉइड्स क्या करते हैं? ये भी ड्रेनिंग में हेल्प करते हैं, लेकिन वो सारा ड्रेन हम जो समझे वो नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। अभी आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमने ये हेक्सागोनल शेप का जो स्ट्रक्चर बनाया था, उसके अंदर जो हमने इतनी सारी सप्लाईज डाली थी, ये सप्लाईज किस तरीके से एंटर होती हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, और आखिरी में ड्रेन कहाँ पे होती है, तो आपको पता चल जाएगा वो ड्रेन कहाँ पे सेंट्रल वेन में होती है या सेंट्रल सप्लाई में होती है। जो ऐसे मिलियंस ऑफ लोब्यूल्स एक लीवर के अंदर होते हैं, लेकिन हमने सिर्फ एक लीवर को खोल के रखा है कि उसके अंदर किस तरीके से ये सप्लाई हो रही है। तो हम देखते हैं इसके बाद फिर अगली स्लाइड। तो जो हम डिटेल में देख रहे थे कि जो हमारा हेक्सागोनल शेप, जो हमारा स्ट्रक्चर था, वो आगे चल के किस तरीके से डिवाइड हो, तो हमने नेक्स्ट स्लाइड में उसको बनाने की कोशिश करी। तो जो हमारा हेक्सागोनल शेप था, जिसके अंदर 3 सप्लाईज मिल जा रही, जिसको हम ट्रायड भी बोल रहे थे। कौन कौन से ट्रायड में कौन कौन से पार्ट थे आपको याद होगा? सबसे पहला हमारा था हेपाटिक आर्टरी, दूसरा था हमारा पोर्टल वेन, और तीसरी एक और सप्लाई थी बाइल डक्ट की, जिसके अंदर क्या निकलेगा? बाइल चूसते। चलिए, ये हमें पता चल गया। यही सप्लाईज को हमने जब हमने देखा ये क्यों सप्लाईज जा रही है, तो हमने ये सप्लाईज यहाँ पे भी बनाने की कोशिश, तो हम इसके अब इस स्ट्रक्चर के हम अंदर जा रहे हैं। तो इस स्ट्रक्चर में हम बात करें तो मेनली जो हमने 3 सप्लाईज ट्रायड में यूज करी थी, सबसे पहले हमारी आपको पता है क्या नाम था? हेपाटिक आर्टरी थी, हेपाटिक आर्टरी थी, और हमारा दूसरा क्या था? पोर्टल वेन था, और तीसरा हमने क्या नाम रखा था? बाइल डक्ट। लेकिन अब जब हम किसी, आपको पता होना चाहिए, जब हम किसी इनर्वेशन के अंदर पहुंचते हैं, तो हम उसको इस तरीके से समझते हैं कि वहां पे जो उसका नाम होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। आर्टरियोल्स किस में बदल जाएंगे? आर्टरियोल्स में। वेन्स किस में बदल जाएंगे? वेन्यूल्स में। और हमारा हमने बाइल डक्ट का भी नाम दिया था, क्या नाम दिया था? साइनोसॉइड्स। तो उसमें बाइल डक्ट को हम क्या बोलेंगे? बाइल साइनोसॉइड्स बोलते हैं। तो मैं नाम चेंज कर रहा हूं। तो ये सबसे पहला जो हमारा हेपाटिक आर्टरी था, उसको हम आर्टरियोल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आर्टरियोल्स। वेन्स हमारी किस में बदल जाएंगी? वेन्यूल्स में बदल जाएंगी।
लेकिन याद रखिएगा ये कौन सी आर्टरियोल्स है? हेपाटिक। कौन सी वेन है? पोर्टल, है ना। तो उसके रेफरेंस में मैं आपको लिखता चलता हूँ ताकि आपको याद रहे। और तीसरे नंबर पे मैंने आपको बताया था साइनोसॉइड्स रहते हैं, तो हम बोल सकते हैं बाइल साइनोसॉइड्स। अच्छा, जब हम बाइल साइनोसॉइड्स की हम बात करें तो ये बाइल जो साइनोसॉइड्स होते हैं, एक इसके अंदर स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होता है कि ये जो मेनली रहते हैं, ये साइनोसॉइड्स जो रहते हैं, ये बहुत ज्यादा फेनिस्ट्रेटेड रहते हैं। क्या रहते हैं? फेनिस्ट्रेटेड। अब अपने ये वर्ड तो बहुत बार सुनोगे कि फेनिस्ट्रेशन क्या होता है। फेनिस्ट्रेशन का मतलब बहुत बड़ा बोल सकते हैं जाली, जिसके अंदर बहुत ज्यादा, जिसके अंदर एब्जॉर्प्शन पावर बहुत ज्यादा है, जो हर चीज को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं? फेनिस्ट्रेटेड बोलते हैं। तो यहाँ पे जो बाइल साइनोसॉइड्स है वो बहुत ज्यादा फेनिस्ट्रेटेड टाइप के पाए जाते हैं। चलिए इसके अंदर हम बात करते हैं। तो ये मेनली सप्लाईज हैं जो यहाँ पे हो रही है। सप्लाईज को इस तरीके से बोल सकते हैं, ये सप्लाईज यहाँ पे जा रही है, ये भी सप्लाईज यहाँ पे जा रही है, ये भी सप्लाईज हमारी जा रही है। ये तीनों हमारा ट्रायड अंदर की तरफ एक हेपाटिक लोब्यूल में अंदर की तरफ जब पहुंचे तो हमने ये देखा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम बात समझ में आ जाती है। अच्छा, आप ये पूछना चाह रहे होगे कि ये एक्चुअली में है क्या? तो ये हमारे आपने अभी 80% क्या पढ़ा था? क्या नाम था उसका? हेपाटोसाइट सेल्स बोलते हैं। चलो ये हेपाटोसाइट सेल हो गए, ये भी हेपाटोसाइट सेल्स है। नेक्स्ट हम बात करें, जो हमने देखा था कि बीच में जो हमारा कोर का स्ट्रक्चर, उसको हम क्या नाम दे रहे थे? सेंट्रल वेन बोल रहे थे। क्या बोले? सेंट्रल वेन। अच्छा, एक और बहुत बढ़िया बात बताता हूँ। जैसे ये आपको पता है कि ये हेक्सागोनल शेप नाम का एक स्ट्रक्चर है, तो ये हेक्सागोनल, बहुत सारे हेक्सागोनल होंगे, क्योंकि हमें पता है कि लीवर के अंदर जैसे एक छोटा सा सेल की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे सेल्स होंगे। तो जब सेंट्रल वेन एक्चुअली में वर्क कैसे करती है, तो हम देखते हैं बहुत सारी जो हमारी सेंट्रल वेन होती है, बहुत सारी हेपाटोसाइट सेल्स है, हेपाटिक लोब्यूल्स हैं, तो इन सभी के अंदर से सेंट्रल वेन आएगी। और ये जो सेंट्रल वेन जब कॉमन एक पॉइंट में जुड़ेगी, जैसे हम देख रहे हैं सारा कुछ आके सेंट्रल वेन में ड्रेन हो रहा है, इस तरीके से सारी सेंट्रल वेन का जो ब्लड है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इकट्ठा होगा। इसको हम बोलते हैं इंट्रालोबुलर वेन। क्या बोलते हैं? इंट्रालोबुलर वेन बोलते हैं। इसी के आगे इसका जो नेक्स्ट पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं हेपाटिक वेन। क्या बोलते हैं? हेपाटिक वेन। और यही हेपाटिक वेन आगे की तरफ बढ़ेगी और हमारे हार्ट को सप्लाई करती है, और हार्ट के अंदर ब्लड पहुंचता है, और उसको हम किसके थ्रू बोलते हैं? वीना कावा। इंफीरियर वीना कावा, सुपीरियर वीना कावा। सुपीरियर वीना कावा तो इसमें इन्वॉल्व ही नहीं हो, क्योंकि वो ऊपर से आ रही है, ब्रेन से आ रही है। तो इंफीरियर जो वीना कावा वो पूरा सप्लाई लेके कहां पर पहुंच जाएगी? हमारे हार्ट के अंदर। तो इस तरीके से सर्कुलेशन पूरा चलता रहता है। हमें ये समझ गया ब्लड कहां से आया, कहां पे गया, कैसे आगे बढ़ा और कैसे हार्ट तक पहुंच गया। लेकिन हमें हार्ट तक तो नहीं पहुंचना, हमें यहीं पे देखना कि इसके अंदर क्या क्या स्पेशल चीज, बहुत ही कमाल की चीजें हैं। नेक्स्ट हम बात करें, जो आप ये जगह देख रहे हो, दो हेपाटोसाइट के बीच में ये सेंट्रल वेन बन गई, लेकिन यहाँ पे कुछ जगह खाली बच रही है। तो ऐसे ये जगह बेफालतू में खाली नहीं है, इसमें इस जगह का नाम होता है, इसको हम बोलते हैं स्पेस ऑफ डिस। क्या बोलते हैं? स्पेस ऑफ डिस। अब अच्छा, इस स्पेस ऑफ डिस में होता क्या है? इस स्पेस ऑफ डिस में मेनली जो वर्क होता है कि यहाँ पे बहुत सारे इंटरचेंज होते हैं, बहुत सारी चीजों का एक्सचेंज होता है, न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होता है, सेल तक एब्जॉर्प्शन करवाने के लिए यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट शिफ्टेड होते हैं सेल के अंदर। सेल के बाद आपने सुने होंगे इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रासेलुलर। तो ये सारा जो काम है वो सारा काम न्यूट्रिएंट्स का, माइक्रोस्कोप, बैक्टीरिया का, तो ये सारा जो काम होता है ये स्पेस ऑफ डिस में कंप्लीट होता है। पॉइंट आपको समझ में? चलिए इसके बाद बात करते हैं स्पेस ऑफ डिस समझ के। अब इसके अंदर कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स भी पाई जाती है। जैसे कि मैं एक सेल यहाँ बनाने की कोशिश करता हूँ। ये जो सेल है इसका हम एक सेल बनाए जो यहाँ पे मौजूद होती है, इसको हम बोलते हैं स्टीलेट सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टीलेट सेल। स्टीलेट सेल। अच्छा, इसका एक और नाम है, दो नाम वाला व्यक्ति है भाई, इसका नाम है स्टीलेट सेल, उसको हम एक और नाम से बोलते हैं आइटो सेल्स भी बोलते हैं। स्टीलेट सेल भी बोल सकते हैं और आइटो सेल्स भी बोल सकते हैं। अच्छा, स्टीलेट सेल और आइटो सेल्स होते हैं बड़े आलसी प्रकार के होते हैं। ये हमेशा वहां पे रहते तो है, लेकिन हमेशा डिस्कम्फर्ट फॉर्म में रहते हैं। डिस्कम्फर्ट नहीं बोल सकते, तो ये आलस की फॉर्म में रहते हैं। वहां पे वो स्टोर ही रहेंगे, उनका कोई स्पेशल काम नहीं, वो हमेशा रहेंगे, स्टोर रहेंगे। लेकिन जब ये स्टोर रहते हैं तब भी एक काम कर देते हैं, मतलब बैठे बैठे भी कुछ काम कर सकते हैं। और ये क्या काम करते हैं? काम इनका रहता है ये विटामिन ए को एब्सॉर्ब करके रखते हैं। किसको एब्सॉर्ब करके रखते हैं? विटामिन को। तो स्टीलेट सेल, आइटो सेल्स लीवर लोब्यूल के अंदर पाए गए, और इनका वैसे तो ये फ्री फॉर्म में कुछ काम नहीं कर रहे हैं, सस्पेंडेड फॉर्म में रहते हैं। पर सस्पेंडेड फॉर्म होने के बावजूद भी ये
वहां पे एक स्पेशल वर्क करते हैं। स्पेशल वर्क क्या है? विटामिन ए को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब। ये भी क्लियर हो गया, इसका फंक्शन भी हम समझ गए। ये तो बात तब उन्होंने की जब वो क्या है, डिस्कम्फर्ट फॉर्म, कोई काम नहीं कर, एक्टिव फॉर्म में नहीं, पैसिव फॉर्म में रुके हुए हैं। लेकिन जब ये बहुत ज्यादा, जब हम एल्कोहल कंजम्पशन करते हैं या फिर हेपाटिक या बोल सकते हैं कार्डियक में बहुत सारा ब्लड हाइपरटेंशन होने की वजह से, या किसी तरीके से कोई हमने कुछ ऐसा टॉक्सिक सब्सटेंस खा लिया जो हमारे लीवर को डैमेज कर रहा है, जब कुछ भी मुसीबत आएगी लीवर के ऊपर, तब ये भाई सब जाग जाते हैं। चलिए जाग जाने दीजिए, मैं इसको थोड़ा सा आगे करके यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ। चलिए ये जागने दो। जब ये जाग जाएंगे तो ये प्रॉब्लम करेंगे। प्रॉब्लम क्या करेंगे? ये माइक्रो फाइब्रोब्लास्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? माइक्रो फाइब्रोब्लास्ट बनाते हैं। नाम थोड़ा सा खतरनाक सा लग रहा है, माइक्रो फाइब्रोब्लास्ट, लेकिन काम के जैसा नाम वैसा काम। ये क्या करती है? ये बहुत सारा फाइबर इकट्ठा हो जाता है, यानी बहुत सारा मटेरियल है जो कि वेस्टेड मटेरियल वो ज्यादा इकट्ठा होता रहता है, और जो हमारे सेल है उस सेल को डैमेज करने लगता है, और यही कंडीशन आगे चल के क्या बनती है? लीवर सिरोसिस। क्या बनती है? तो आप लीवर सिरोसिस तो वैसे बहुत सारे मल्टीपल कारणों की वजह से बन सकती है, लेकिन जब हम बात करें कि लीवर सिरोसिस में कौन सा पर्टिकुलर सेल इन्वॉल्व होता है, तो हमारा आंसर क्या है? इसका हम कौन नाम से जानते हैं? आइटो सेल्स भी होते हैं, और जो ये प्रॉब्लम करता है इसका नाम है लीवर सिरोसिस। चलिए इस टॉपिक को हमने यहाँ पे समझा। नेक्स्ट, जैसे ये एक सेल ये पाया जाता है, इसी तरीके से एक और सेल यहाँ पे होता है, तो मुझे कुछ चीजें यहाँ पे हटानी पड़ेंगी। इसको तो ये हमारी सप्लाईज है, तो ये सप्लाईज है, जो 3 सप्लाईज यहाँ पे पहुंच रही है। हमें पता था पोर्टल वेन की सप्लाई है, जिसको हम वेन्यू पोर्टल वेन्यूज बोल रहे हैं, और आरटीओस की सप्लाई, और एक हमारा साइनोसॉइड्स की सप्लाई है। ठीक है, अंदर जा रही है, सारी बात समझ में आ रही है। लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल टाइप के सेल्स पाए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं कफलर सेल्स। क्या बोलते हैं? कफलर सेल्स। अब ये कफलर सेल्स क्या है भाई साहब? बहुत खतरनाक होती है। ये क्या करता है? ये हमारे शरीर में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करवाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। अब ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा क्या होता है, मैं इसमें डिटेल में नहीं जाता हूँ, सिर्फ इतनी सी बात रखता हूँ। ये वो सेल्स हैं जो किसी तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, पैरासाइट्स को ट्रैप करेंगे, किल करेंगे, खत्म करेंगे। पहला काम हो गया। लेकिन ये तो काम इसका है ही, इसके साथ साथ भाई साहब बहुत कुछ करते हैं। क्या करते हैं? ये कुफर सेल्स क्या करते हैं? जब हमारी आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट, कितने दिनों तक जिंदा रहती है? 120 दिनों तक। कितने दिनों तक रहती है? 120 दिनों तक। जब ये आरबीसी 120 दिनों में जब मरने की हालत में होती है, इसका डिजनरेशन होने जा रहा होता है, तो हम ये देखते हैं कि जो ये आरबीसी है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा आरबीसी है, यही आरबीसी क्या करती है? अपने आप को तोड़ती है। चलिए तोड़ देते हैं। आपको पता है इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं? एक होता है हीम, एक होता है ग्लोबिन। तोड़ देते हैं हीम वाला पार्ट, जिसको हम एफई भी नाम से भी जानते हैं, ग्लोबिन पार्ट जिसको हम बोलते हैं प्रोटीन। जब ये टूट जाता है तो भैया ये अमाइनो एसिड में बदल जाता है। ये बात समझ में आ गई। लेकिन जो ये आयरन वाला पार्ट होता है, ये आयरन वाला पार्ट डिजनरेट होते होते बदलता है बिलीरुबिन में। चलो बिलीरुबिन में तो बाद में बदलेगा, पहले क्या नाम होगा? बिलीवर्डिन में बदलेगा। किसमें बदलेगा? बिलीवर्डिन। और ये बिलीवर्डिन किसमें बदलता है? बिलीरुबिन में बदलता है। तो ये जो डिजनरेशन है, ये भी यही भाई साहब करवाते हैं। क्या नाम है? कुफलर सेल्स। तो इन्होंने ये काम तो करवा ही दिया। अब जैसे मान के चलो किसी टारगेट ऑर्गन में, या मान के चलो किसी ऑर्गन के अंदर ये अगर कोई हमारा पैरासाइट आया, अब ये पहचाने का क्या? कुफलर सेल तो है, चलो मान लिया ये काम करता है पैरासाइट को किल करने का, लेकिन ये काम कैसे करता है? तो जब भी कोई बैक्टीरिया, ये भाई साहब बना देते हैं, यहाँ पे इनका नाम है बैक्टीरिया, और ये बैक्टीरिया जो है जब हमारी बॉडी के अंदर आएंगे, तो ये जो कुफलर सेल्स नाम के भाई साहब है, ये इसको पहचान लेते हैं। कैसे पहचान लेते हैं? कुछ पहचानने का तरीका भी बड़ा अजीब सा है। ये क्या करते हैं? जैसे आप कभी भी रोड पर चलते हो तो टोल पड़ते हैं, उसी तरीके से ये जो बैक्टीरिया है कुफलर सेल्स के अंदर एक स्पेशल टाइप का एक मैकेनिज्म होता है, जिसके अंदर हम TL4 नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? TL4। तो हम ये देख रहे थे कि जो हमारा TL4 है,
इसको हम टोल रिसेप्टर फूड भी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? टोल रिसेप्टर फूड भी बोल रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन इस टोल रिसेप्टर 4 जो है ये एक मान लीजिए एक कुफलर सेल्स के ऊपर पाया जाता है। ये TL4 जो है टोल रिसेप्टर जिसको हम 4 बोल रहे हैं, इसके साथ साथ एक और प्रोटीन इसके साथ बाइंड होता है, या प्रोटीन बोल सकते हैं यहाँ पे रहता है, जिसको हम C18 में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? C18। एक तरीके का प्रोटीन जो इसके साथ बाइंड होता है या इसकी हेल्प करता है, जो इसमें कंप्लीट करवाने में, इसकी प्रोसेस को कंप्लीट करवाने में हेल्प करेगा। ये कभी कभी C18 नाम से भी होता है, ये कभी कभी C14 नाम से, दोनों ही अगर आते हैं तो दोनों ही सही होते हैं। तो ये दोनों सेल्स यहाँ पे मौजूद हैं, साथ साथ इसके साथ एक प्रोटीन मौजूद है। जब इस TL4 की, इसकी TL4 के साथ, TL4 के साथ जब हमारा रिएक्शन होगी किसकी? लिपोपॉलीसैकेराइड की। ये लिपोपॉलीसैकेराइड का क्या? LPS इसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शॉर्ट फॉर्म में हम LPS भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये लिपोपॉलीसैकेराइड क्या है? ये लिपोपॉलीसैकेराइड आया कहां से? तो ये लिपोपॉलीसैकेराइड पाया जाता है बैक्टीरिया की आउटर लेयर में, आउटर स्किन में। तो जैसे भाई साहब को, कौन से भाई साहब को? कुफलर वाले भाई साहब को प्रोटीन के साथ मिलके पता चला कि भैया यहाँ पे एक लिपोपॉलीसैकेराइड नाम का कोई एंडोटॉक्सिन, बहुत बढ़िया नाम निकल के आ गया, तो एंडोटॉक्सिन पाया जा रहा है, तुरंत ये समझ जाएगा कि कोई बैक्टीरिया आ चुका है। तो जब TL4 को किसका पता चला? लिपोपॉलीसैकेराइड का पता चला। ये लिपोपॉलीसैकेराइड का जैसे ही पता चलेगा तो ये आइडेंटिफाई कर लेगा कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है, और यहाँ पे इसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। क्या प्रॉब्लम स्टार्ट? हमारे लिए तो बढ़िया प्रॉब्लम तो बैक्टीरिया के लिए है। क्या चीज होगी? साइटोकाइनिन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। कौन सी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी? साइटोकाइनिन। जबकि साइटोकाइनिन प्रोसेस हो जाए, जिसको हम इन्फ्लामेटरी प्रोसेस भी बोलते हैं, कोलाजेनिक प्रोसेस भी बोलते हैं, जिसमें होता क्या है? मेनली बैक्टीरिया को क्या किया जाता है? किल कर दिया जाता है। तो TL4 क्या होता है? लिपोपॉलीसैकेराइड क्या होता है? कैसे साइटोकिन की प्रोसेस चलती है, वो हमने समझा। सारी साइटोकिन की प्रोसेस को हम एक और नाम से भी जानते हैं, या इससे पहले की प्रोसेस क्या बोल सकते हैं? इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इम्यून सिस्टम वर्क बोल दो, कामकाज बोल दो, कुछ भी बोल दो, बात तो एक ही है। मतलब काम क्या है? सिंपल सा, इम्यून सिस्टम हमारा एक्टिव हो गया और उसने साइटोकिन को बनाया। लेकिन ये कैसे स्टार्ट हुआ? TL4 और लिपोपॉलीसैकेराइड की मदद की वजह से। ये ना होते तो हम किसी तरीके से उसको आइडेंटिफाई ना कर पाते कि कैसे काम करता है, कैसे बॉडी के अंदर इन्वॉल्व होता है, कैसे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि पर्टिकुलर ये बैक्टीरिया है, RBC है, ये हमारा कोई अच्छा दोस्त भी है, मेडिसिन भी तो हो सकती है। तो ये सारी चीजों को पता लगाने के लिए हमें ये कुफलर सेल्स इस तरीके से ये वर्क करता है। चलिए, तो ये था हमारा पूरा टॉपिक लिवर हिस्टोलॉजी। लिवर हिस्टोलॉजी में हमने सब कुछ देखा। हम एक बार फिर पूरे टॉपिक को समराइज कर देते हैं। तो ये टॉपिक जो था वो था लिवर हिस्टोलॉजी। यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से एक लीवर के अंदर सप्लाईज कौन कौन सी होती है। सप्लाईज आपको पता चलती है, मेनली 5 सप्लाईज मैंने आपको बताया। उसके अंदर होती है प्लेक्सस वगैरह बताया, लिम्फेटिक, पोर्टल वेन, हेपाटिक। अच्छा, एक और चीज बनती है कि हेपाटिक और पोर्टल वेन कितना। तो अगर हेपाटिक आर्टरी की बात करें तो करीब 25% सप्लाई करती है, और पोर्टल वेन की हम बात करें तो 75% की सप्लाई लीवर के अंदर होती है। चलिए, इसके आगे बढ़े तो हमने देखा कि भाई मामला थोड़ा सा गंभीर है, हेक्सागोनल शेप का है। हेक्सागोनल शेप में हमने देखा सेंट्रल वेन के बारे में। उसके बाद हमने देखा बहुत सारे साइनोसॉइड्स भी हैं, बहुत सारी सप्लाईज भी हैं, ट्रायड उनको हमने बोला। चलिए, जब हम ट्रायड को हमने थोड़ा और डिटेल में जाके देखा तो देखा कि ये पर्टिकुलरली एक जगह पे ड्रेन हो रहे हैं। ड्रेन कहां से हो रहे हैं? सेंट्रल, क्या कहीं लिखा था, हटा दिया, सॉरी, सेंट्रल वेन। सेंट्रल वेन में ये ड्रेन हो रहे हैं, जिसकी वजह से फिर आगे सेंट्रल वेन के आगे कैसा कैसा रास्ता था वो हमने देखा, किस तरीके से ये हार्ट तक पहुंचता है वो हमने देखा। लेकिन भाई साहब, इसके बीच में स्पेशल टाइप के 2 तरीके के सेल्स मिलते हैं, जिनको हम स्टीलेट सेल, वाइटो सेल्स बोलते हैं। और इसके अलावा ये स्पेस ऑफ डिस्क पाई जाती है, कुफलर सेल्स नाम के भाई साहब पाए जाते हैं। उनका मैकेनिज्म हमने इस तरह समझा कि किस तरीके से इसकी मैकेनिज्म होती है। TL4 क्या होता है, लिपोपॉलीसैकेराइड क्या होता है, ये LPS हम जिसको बोलते हैं वो क्या होता है, वो हमने सारी चीज समझी। नेक्स्ट कोई टॉपिक मेरे हिसाब से नहीं रहा, लेकिन हाँ एक चीज छोटी सी हमारी छूट गई है, वो ये है कि चलिए ये दो तो सप्लाई तो अंदर जा रही थी, लेकिन हमारी बाइल जूस जो हमारा अंदर बना, बिलीवर्डन बना या बाइल जूस बना, वो सब बाहर कैसे आता है। तो एक्चुअली में क्या होता है, ये हमने स्पेस ऑफ डिस्क में रखा था। ये स्पेस ऑफ डिस्क में ये सारी प्रोसेस होती है, और ये स्पेस ऑफ डिस्क से ड्रेन होता हुआ, हेपाटोसाइट से ड्रेन होता हुआ ये बॉडी के बाहर जो उसकी प्रोसेस होती है, बिलीरुबिन किस तरीके से एक्सक्रीट होता है, कैसे वो
यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकलता है, ये हमें पता है। तो मेन ये है कि जो हमारी सप्लाईज किस तरीके से गई, इस तरीके से हमारे बायजूस को बॉडी के बाहर निकाला गया या लीवर सेल्स के अंदर से बाहर निकाला गया, इस पूरी सेल्स स्ट्रक्चर को या पूरी डिस्कशन को हमने इस टॉपिक में कंप्लीट किया, जिसका नाम था लीवर हिस्टोलॉजी। आपको कैसी लगी क्लास? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस तरीके से हमारी सीरीज ये कंटिन्यू रहेगी। नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या चाहिए वो हमें जरूर बताइएगा, जिसकी वजह से हम उस टॉपिक को डिटेल्ड में एनालिसिस करके आपके सामने रख सकें। थैंक यू सो मच।